हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरल क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर चौधरी वस्तान और हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ भारतीय संविधान का इतिहास, जिसमें हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से लेकर 1935 तक के अधिनियमों की, जिसमें 1909, 1919 और 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाले सारी चीज़ें इसमें ही हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इन तीनों अधिनियम से, इनको इसीलिए अलग से पूरा डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बात की जैसे 1853 तक सारे चार्टर थे और 1857 के रिवॉल्ट के बाद सीधा 1858 में जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया और उसके बाद भारतीय अधिनियम 1858 आया, जिस पे काफ़ी सारी चीज़ों की बात कही गई, जिससे जो मध्यम वर्ग था और जो राजा रजवाड़े थे वो सारे सेटिस्फाई भी हुए और उन्होंने उसको अपना मैग्ना कार्टा भी कहा था, क्योंकि उसमें एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी और राजाओं के लिए कह दिया गया था कि अब उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उस पर कोई हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद साथ साथ कुछ ऐसे शासक भी आते गए और यहाँ पर उधर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर हुआ वो इंग्लैंड में क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति होने की वजह से जो चीज़ें शुरुआत में जो हमारे शासक थे उनको दिख रहा था कि यहाँ से बेनिफिट है, क्योंकि उस टाइम तक अंग्रेज कच्चा माल ही यहाँ से लेकर जाते थे, लेकिन अब क्या सिस्टम शुरू हो चुका था, जो कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते थे वहाँ और वहाँ से तैयार माल भी यहीं लाकर डंप करते थे। तो ऐसे मार्केट भी है, भारत का ही इस्तेमाल होने लगा था, तो इसलिए चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और उसी के तरीके से यहाँ पर शर्तें भी लगा रहे थे, जैसे 3 कटिया प्रथा में आपको सभी जानते हैं, जो नील उत्पादन की जो प्रथा थी उसमें 3/4 ज़मीन पे ज़बरदस्ती आपको नील उगाना ही होता था और उस नील को अगर आप खुद कहीं ले जा नहीं सकते, तो इसलिए खरीदने वाले अंग्रेज ही होते थे, यही ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आधे पौने दाम पर उसे खरीद कर अपने यहाँ ले जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों का डिस्टर्बेंस शुरू हो चुका था और वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर कई सारे आंदोलनों के रूप में दिखाई भी दे रहा था। शुरुआत से ही सन्यासी विद्रोह से लेकर बहुत सारे विद्रोह छोटे छोटे स्तरों पर होते रहे थे। अब जब सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया शासन, तो यहाँ पर 1858 के बाद बाकी सारे अधिनियम आने के साथ साथ एक ऐसा इंतज़ाम किया गया जिसमें सारे भारतीय एक जगह इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं की चर्चा करें और उस चर्चा की जानकारी अंग्रेज़ों को मिलती रहे। उसी के तहत यहाँ पर 1885 में ये कहा जाता है कि डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस और इन्होंने इसको सेफ्टी वाल्व के तौर पर बनवाया था और उसके निर्माण करने के बाद यहाँ पर डिस्कशन जो होंगे उससे इनको हालात की जानकारी मिलती रहेगी और जो ज़रूरी कदम होंगे वो ये उठाते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट धीरे धीरे इसकी चीज़ें बदलती गई। 1885 में जब निर्माण हुआ उसके बाद कांग्रेस का काम क्या था, शुरू में अनुनय विनय की नीति पर आधारित था, जिसमें जैसे ICS परीक्षा को इंडिया में कराने की मांग या और रोज़गार प्राप्त करने की मांग या सरकारी नौकरियों में भारतीयों को स्थान और इस तरीके की चीज़ों की यहाँ पर ये मांग लगातार शिष्टाचार के साथ ये रखी जा रही थी अंग्रेज़ों के सामने। लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया और ये अनुनय विनय जो है फिर आंदोलन में और सारी चीज़ों में फिर धीरे धीरे तब्दील होता चला गया। तो वो सारी चीज़ें सामने आती गई। उसी के हिसाब से यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम फिर 1909 माल्य मिंटो सुधार में देखने को मिलेगा। 1857 की जो क्रांति थी, जिसमें क्या था, पूरे तरीके से जो नेता बनाया गया था मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, वो चीज़ें भी अंग्रेज़ों के दिमाग में थी और सारी चीज़ें सुधार की तरफ भी बातचीत ये कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके कुछ गवर्नर जनरल आए, जैसे आप बात की मैंने कल लिट्टन की, तो लिट्टन ने क्या किया, उसमें एक तो एज घटाने का कार्य किया, दूसरा यहाँ पर दिल्ली दरबार सजा दिया था, फिर उसके साथ ही साथ अकाल से पीड़ित जनता के होने के बावजूद सारा पैसा उसमें खर्च किया था और लोगों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लगाया और लोगों को आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस की बात भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें चलती गई और 1-2 लोग इस तरीके के बीच में आते गए और यहाँ भी जो अकाल था वो भी 2-3 अकाल इस बीच में पड़े थे, जिससे भारतीय जनता और ज़्यादा त्राही करने लगी थी। अब दूसरा रास्ता इनको दिखता है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आपको दिखाई देता है कि अपना शासन बचाए रखने के लिए जनता तो नाराज़ होती जा रही है। इसी को मद्देनज़र 1905 में काम किया इन्होंने, काय का 1905 में बंगाल विभाजन, जो शुरुआत थी एक
हिंदू मुस्लिम बंटवारे को करने की। तो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में उसको डिवाइड करने का प्रयास हुआ और उसके खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन हुए, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और सारी चीज़ें चलाई गई और उसको इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन उसमें इन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, जिसमें इन्होंने जिस मुद्दे को उछालने की कोशिश की, फिर वो हिंदू मुस्लिम को ही इस बढ़ावा देने का प्रयास इन्होंने आगे के अधिनियमों में किया। काफ़ी सारी बातों को इन्होंने माना भी था, लेकिन चीज़ें वहीं के वहीं रखी गई। कुछ चीज़ों पर खास तौर से ये जो मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और इसको जो सांप्रदायिकता जो थी, इसको बढ़ावा लगातार दिया जाता रहा। इवन जो दूसरा सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने लगातार इस पर जोर दिया था कि ये सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन पद्धति है इसको ना लागू किया जाए। और फिर उसके बाद विस्तार की जब बात आई थी 1935 में, 1931 के जो समझौता हुआ था गांधी जी का, और वो गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ पर भी उन्होंने बात कही थी, लेकिन इसको भी नहीं माना गया। और यहाँ पर 1935 में इसको दिखाया गया कि जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उसको और अंगल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और हरिजनों तक बढ़ा दिया गया। तो काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी गांधी जी के अंग्रेज नहीं तैयार हुए और इसको बढ़ावा देते रहे। उनको लगता था कि इन चीज़ों को बढ़ावा देके आपसी फूट को बढ़ावा दे दिया जाएगा, जिससे वो आसानी से फिर यहाँ पर शासन लगातार करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी को मद्देनजर अब देखें अब आप भारतीय परिषद अधिनियम 1909 माल्य मिंटो सुधार। अब ये जो सुधार था किसकी कमेटी को दिया गया? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर किए गए थे। और अब ये सुधार क्या कहा जाएगा? ये अपने शासन को बचाए रखने के लिए ये यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा ये भी कहा था कि मैं नाक के दांत धो रहा हूँ, अब इसका नतीजा क्या होगा, ये बात खुद अरुंडेल ने कही थी। तो केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी और भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया। अब यहाँ पर 1892 में सिर्फ और सिर्फ बहस करने के अधिकार मिले थे भारतीयों को, लेकिन 1909 में जो भारतीय थे उन विधान परिषद में उनको भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का और मत देने का अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार भी यहाँ पर मिल गया था। 92 में ही यहाँ पर एक बजट की बात कर चुके थे, क्योंकि अब पूरे देश की बात करने लगे थे अंग्रेज, और 1909 में यहाँ पर भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी इन्होंने दे दिया। इसके साथ ही साथ सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनका पूरा नाम है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा भी कह सकते हैं, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त हुए और इनको विधि सदस्य की हैसियत से रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 से सदस्यों की संख्या 5 की गई थी, 5वें को विधिवेत्ता होना अनिवार्य रखा गया था। तो यही 5वें सदस्य यहाँ पर ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को रखा गया। उसके बाद भारत परिषद भारत सचिव के लिए जो बनी रही थी, उसमें जो 2 भारतीय सबसे पहले नियुक्त किए गए वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबका लगातार रिवीजन करते रहिएगा। कोई दिक्कत हो पिछले सेशन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद भारत परिषद में केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त कर दिया गया और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। मुस्लिमों को चुनने के लिए मुस्लिम ही मतदान करेंगे। तो ये अजीब सा सिस्टम यहाँ पर इन्होंने बना दिया और ये सिर्फ और सिर्फ जो चांसेस थे उसमें बढ़ावा देने के, किसके, जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देने का। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ये लाया गया और इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, उत्तरदायी शासन की बात यहाँ पर की गई। उत्तरदायी शासन की बात इसमें सबसे पहले की गई थी और भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से देना शुरू कर दिया गया। अब भारत सचिव कौन था? जो भारत के कार्यों को देखने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया था इंग्लैंड में, जबकि उसका वेतन कहाँ से दिया जा रहा था? भारत के राजस्व से। तो अब जो था 1919 में जो भारत सचिव का खर्च था वो ब्रिटिश राजस्व से ही देना शुरू कर दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक और हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो 1919 की है वो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड इज महिलाओं को मताधिकार। तो ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि महिलाओं को मताधिकार की शुरुआत कौन से
अधिनियम में की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया था और साथ ही साथ इसी अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी, जबकि अप्रत्यक्ष की शुरुआत 1892 में, जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या किया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में की गई थी। अब ये ध्यान रखना है आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे ही नाम लेते हैं हम लोग, यही क्रम रहता है ना। तो यहाँ पर हिंदुओं को से अलग किया किसको, मुस्लिम्स को 1909 में, और फिर सिखों को 1919 में, और नेक्स्ट इज 1935 में ईसाइयों को, और बाकी सारों को, ईसाई, एंगल भारतीय, यूरोपीय और हरिजन वगैरह को इसमें अलग करने का प्रयास किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सिखों पर भी लागू कर दी गई यहाँ पर 1919 में। और इसके अलावा केंद्र में 20 विधायिका और राज्य परिषद 34, इसमें सदस्यों की संख्या थी 60, इसमें 34 निर्वाचित हो रहे थे और 26 नामांकित। तो 5 वर्षों का इनका शासन रखा गया। केंद्र में देशात्मक विधायिका में राज्य परिषद 34 निर्वाचित और 26 नामांकित थे, और कार्यकाल था इनका 5 वर्ष का। इसके बाद नेक्स्ट था विधानसभा में 145 लोग रखे गए, जिसमें 104 को निर्वाचित कर दिया और साथ साथ 41 नामांकित। और जो विधानसभा था इसका कार्यकाल था मात्र 3 वर्ष का। तो इन राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा और केंद्र में द्वैध शासन कब लगा। तो ये याद रखिएगा, 1919 में सबसे पहले प्रांतों में ही कोशिश की गई थी, लेकिन इसके फेलियर की वजह से 1935 में इसको प्रांतों से खत्म कर दिया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया था। तो नेक्स्ट, भारत में लोक सेवा आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार। दोनों एक ही पॉइंट में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक या CAG की नियुक्ति का अधिकार भी मिल गया था। तो ये हो गया हमारा 1909 और 1919। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक तो सबसे बड़ा अधिनियम है और दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी है कि जो हमारा कानून उसके बाद बना है तो वो उसमें इसके 50% अनुच्छेद एज इट इज ले लिए गए या थोड़े बहुत चेंज करने के बाद। तो भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है, जो अंग्रेजों ने ही बनाया था, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट करके बनाई गई थी, तो एज इट इज उसको ले लिया गया आगे भारतीय संविधान के निर्माण में। तो 321 अनुच्छेद थे इसमें, 10 अनुसूचियां और 14 भाग, काफ़ी विस्तृत बनाया गया था। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन जो पहले लगाया गया था वो था प्रांतों में। अब की बार जो प्रांतों का द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। एक तो ये देखिए 1935 अधिनियम है, तो इसमें किसी चीज़ के अगर निर्माण की व्यवस्था की जाती है तो तुरंत बन के तो तैयार होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर प्रावधान हुआ 1935 में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1935 में प्रावधान किया गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और ये जो संघीय न्यायालय बन के तैयार हुआ, ये तैयार हुआ आपका 1 अक्टूबर 1937 में। तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय बनकर तैयार हुआ और शक्तियों का विभाजन की बात इस पर की गई। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रखे गए वो 59 विषय थे, प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36 विषय। और बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां जैसे अब हमारे केंद्र के पास हैं, वैसे ही उस समय की अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? आपातकालीन शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां उस समय वायसराय, जो गवर्नर जनरल की दूसरी उपाधि वायसराय दी गई थी 1958 में, उसी 1858 में उसी को कंटिन्यू कर दिया गया और अवशिष्ट शक्तियां उन्हीं को दे दी गई। नेक्स्ट, यहाँ पर 11 प्रांतों में विधानसभा, 6 में द्विसदनीय विधानसभा। काफ़ी समय तक द्विसदनीय विधानसभाएं रही हैं 6 में, और अब तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर वगैरह की खत्म होने के बाद थोड़ा कम 5 हो रह गए हैं, तो 11। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ से द्विसदनीय विधानसभा
समाप्त कर दी जाए। तो 11 प्रांतों में विधानसभा, 6 में द्विसदनीय, और साथ साथ जो अंगल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय एवं हरिजन थे, इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में इंक्लूड कर लिया गया। गांधी जी के बहुत मना करने के बावजूद भी इस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने मानकर नहीं दिया, और उसके बाद यहाँ वापस आकर गांधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया था। तो वो सारे समझौते वगैरह जो हुए थे उसको आगे जो इतिहास डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप इससे चीज़ों को समझ सकते हैं हो क्या रहा था यहाँ पर। भारत परिषद का अंत हो गया इसमें। भारत परिषद कहाँ बनी हुई थी? इंग्लैंड में। किसके लिए? भारत सचिव की मदद के लिए। तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को जो इंक्लूड कर रखा था भारत में, उसको भी अलग कर दिया गया, और 1937 का विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराया गया, जिसमें काफ़ी सारी सीटें कांग्रेस से जीती थी और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। बाद में वो 28 महीने काम करने के बाद सरकार रिजाइन कर देती है, और उसकी सारी वजह आप समझ जानते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हिस्ट्री में थोड़ा सा, लेकिन आपको बता देते हैं। इसके बाद कांग्रेस की सरकार काफ़ी जगह पर बनी, और उन्होंने फिर 28 महीने बाद उसका रिजाइन कर दिया, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें ज़बरदस्ती धकेल दिया गया था भारत को अंग्रेज़ों की तरफ से, और भारतीय बिल्कुल भी तैयार इसके लिए नहीं थे। उसके लिए बहुत सारे वादे भी अंग्रेज़ों ने किए थे, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर से अब बिल्कुल ही भरोसा लोगों का उठ चुका था। उनकी कथनी करनी की फ़र्क की वजह से लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन चीज़ों में पढ़ने के लिए, और चाह रहे थे कि हमारी मर्जी के बिना हमें इस युद्ध में न धकेला जाए। और उधर पीछे से पहले ही 2-3 जगह अकाल, बंगाल की फैमाइन और उड़ीसा की बाकी सारी चीज़ें झेल चुकी थी जनता, इसलिए और ज़्यादा लोग दुखी थे। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास? ये समझ में आया सारी चीज़ें? कोई डाउट हो तो बता देना, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई सवाल बनता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी कोविड के नियमों का पालन करते रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपना, और जिसने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया वैक्सीनेशन करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट आप सभी जानते हैं, अभी भी कोई कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है जिससे ही हमारी सारी चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी खुद भी वैक्सीनेशन कराइए और अपनों का भी वैक्सीनेशन कराइए, बाकी लोगों को सपोर्ट करते रहिए जितना हो सकता है, और वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।